आगे आए। दोनों ने मिलकर अरमान से ध्रुव का गिरेबान छुड़ाने लगे। तब ध्रुव भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया और कहने लगा, हर बार दादाजी की तबीयत सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से खराब होती है। अरमान भाई, आप चाहे माने या ना माने। अब जैसे ही ध्रुव ने यह कहा, अरमान ने तुरंत उसका कॉलर छोड़ दिया और वह उस रूम से निकलकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चलता हुआ एक शांत जगह पर जाकर खड़ा हो गया। उस वक्त वह थोड़ा सा टूटा हुआ था। वहीं आकाश और सुमित कहने लगे, ध्रुव, तुम्हें अरमान से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वह कितना ज्यादा इमोशनल है। वेल, तभी उनकी नजर आहान पर पड़ी, जो अभी तक सदमे की वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वे तीनों अच्छी तरह से जानते थे कि उन सब में से आहान सबसे ज्यादा कमजोर है और किसी की जरा सी चोट और दुख देखकर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी आकाश और सुमित दोनों आहान को लेकर बाहर चले गए और उसे समझाने की कोशिश करने लगे कि उसे इस तरह से छोटी छोटी बातों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। अगर वह इस तरह से दादाजी के सामने गुमसुम रहेगा तो दादाजी को भी काफी ज्यादा बुरा लग सकता है। तो तुम्हें थोड़ी बहुत अपने अंदर डेयरिंग और हिम्मत से काम लेना चाहिए। इस तरह से वे दोनों आहान को दिलासा देने के साथ साथ समझाने लगे। ध्रुव दादाजी के साथ रुक गया था। वहीं अरमान आंखें बंद करके दादाजी के पहले हार्ट अटैक के बारे में सोचने लगा। दादाजी का जब पहला हार्ट अटैक आया था, अरमान बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि वह अपने दादाजी को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता था। वैसे भी उसकी जिंदगी में कोई और रिश्ते नाते नहीं थे, केवल उसके दोस्त और दादाजी, यही सब उसकी फैमिली थी। तब दादाजी ने उससे शादी करने के लिए कहा था। उस वक्त अरमान तो बस जल्द से जल्द दादाजी को ठीक होते हुए देखना चाहता था, तो इसीलिए उसने दादाजी से शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। लेकिन उसने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि वे चाहें तो किसी भी लड़की से उसकी शादी करवा सकते हैं। उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं होनी चाहिए। दादाजी एक पल को तो उसकी इस तरह की शर्त सुनकर हैरान और परेशान हो गए, लेकिन फिलहाल उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनके पोते ने शादी के लिए हाँ कह दिया है। तो इसीलिए उन्होंने अपने ऑफिस में काम करने वाले मनोज की बेटी प्रियंका को अरमान के लिए चुना था। प्रियंका ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, हल्के से सांवले रंग की थी, इसीलिए अरमान ने उससे शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। लेकिन अब जैसे ही अरमान को इस बात के बारे में पता चला कि उसकी शादी प्रियंका से नहीं बल्कि आस्था से हुई है, तो इस वक्त उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि आस्था की खूबसूरती उसकी आंखों में चुभने लगी थी। वेल, अब भी वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे आस्था दिखाई दे गई। पहले तो अरमान को यह लगा कि शायद वह आस्था के बारे में सोच रहा है, इसलिए आस्था उसे दिखाई दे रही है। लेकिन जब उसने आस्था के ठीक पीछे देव को आते हुए देखा, तो उसे यकीन हो चुका था कि यह उसका वहम नहीं है और वाकई आस्था यहाँ आ रही है। अरमान ने गुस्से से अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया, क्योंकि वह आस्था को बिल्कुल भी वहां नहीं देखना चाहता था। लेकिन आस्था तो उस वक्त दादाजी की फिक्र में दौड़ती चली आ रही थी। उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। लेकिन अरमान तुरंत उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। आस्था, जो कि उस वक्त काफी तेजी से चलते हुए दादाजी के रूम की तरफ जा रही थी, अचानक से वह किसी से बड़ी बुरी तरह से टकरा गई। उसे ऐसा लगने लगा मानो कि उसका सर किसी पत्थर से या किसी दीवार से टकरा गया हो। तब आस्था ने जैसे ही आंखें खोलकर अपने सामने खड़े हुए इंसान को देखा, तो उसके होंठ बुरी तरह से कांपने लगे, क्योंकि उसके सामने इस वक्त अरमान सिंघानिया खड़ा हुआ था। अरमान गुस्से से लाल आंखों के साथ आस्था को ही घूर रहा था और दांत पीसते हुए उसे बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दादाजी की ऐसी हालत करने के बाद भी क्या तुम्हें चैन नहीं मिला कि तुम यहाँ भी चली आई? अब जैसे ही अरमान ने यह कहा, आस्था के हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। वह सोचने लगी कि आखिर अरमान कहना क्या चाह रहे हैं। आखिर उसने ऐसा क्या किया है? दादाजी की हालत उसकी वजह से कैसे बिगड़ सकती है? आस्था ने खुद को थोड़ा सा कंसोल करते हुए खुद को शांत किया। अरमान से कहने लगी, मुझे दादाजी से मिलना है, प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए।
ऐसा कहकर जैसे ही आस्था अरमान के बराबर साइड से जाने लगी, अरमान ने झट से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, उसे सीधा उसे खींचता हुआ उस जगह ले आया जहां थोड़ी देर पहले वह खुद खड़ा हुआ था। और आस्था को दीवार के सहारे लगाकर वह उस वक्त उसे आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, डोंट यू डेयर, दादाजी के करीब जाने के बारे में सोचना भी मत। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी खूबसूरती का जाल मुझ पर और मेरे दादाजी या मेरे परिवार पर चला सकती हो, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारी यह खूबसूरती मुझे कभी भी रिझा नहीं पाएगी, समझी तुम? अब जैसे ही अरमान ने सीधे आस्था से इस तरह से बात की, आस्था तो आंखें हैरानी और नासमझी से फैल गई थीं। उसके पास तो शब्द खत्म हो गए थे, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अपने सामने खड़े हुए इंसान को कहे तो क्या कहे, वह तो गुस्से से सिर्फ आस्था को सुनाया जा रहा था। और अरमान का ऐसा बर्ताव देखकर आस्था का पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। आस्था की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अरमान की आंखों में देख सके। तभी अचानक, इससे पहले कि अरमान आस्था को गुस्से में कुछ और सुनाता, तभी उसे पीछे से बॉडीगार्ड यानी उसके असिस्टेंट देव की आवाज सुनाई दी। जैसे ही देव की आवाज अरमान के कानों में आई, अरमान आस्था को घूरते घूरते ही कहने लगा, यस, बोलो। देव ने कहना शुरू कर दिया, बायनस, दादाजी को होश आ गया है और वे आपको बुला रहे हैं। जैसे ही अरमान ने यह सुना, उसने एक पल में ही आस्था को छोड़ दिया और तुरंत बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ सीधा दादाजी के रूम की ओर जाने लगा। देव ने अफसोस भरी नजरों से सामने खड़ी हुई आस्था की ओर देखा और मन ही मन में सोचने लगा, न जाने इस बेचारी लड़की का जन्म किस अशुभ घड़ी में हुआ था, जो इस जन्म में यह अरमान जैसे मॉन्स्टर की बीवी बन गई। फिर खुद को ही देव डांटने लगा कि मुझे बॉस के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर बॉस ने उसके मन की बात पढ़ ली तो उसका आज आखिरी दिन भी हो सकता है। यह सोचते हुए देव जल्दी ही वहां से खिसक गया। वेल, अरमान जल्दी से अपने दादाजी के पास गया, उनका हाथ पकड़कर उन्हें देखने लगा। और इस वक्त अरमान के चेहरे पर किसी भी तरह के कोई इमोशन दिखाई नहीं दे रहा था। वह केवल अपने दादा का हाथ पकड़े हुए सपाट चेहरे के साथ दादाजी को देख रहा था। तभी दादाजी अरमान की ओर देखकर कहने लगे, अरमान, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमने जो कुछ भी डिसीजन लिया है वह शायद तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं आया है, लेकिन उस वक्त हमारी मजबूरी थी बेटा। और अब हम दिल से आस्था बेटी को अपनी बहू मान चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम आस्था बेटी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। जैसे ही दादाजी ने अरमान से आस्था के बारे में बातें की, अरमान ने फौरन अपना हाथ दादाजी के हाथ से हटा लिया और घूरकर उनकी ओर देखने लगा और तुरंत वहां से एक झटके से खड़ा हो गया और कहने लगा, आप मुझे उस लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए कैसे कह सकते हैं? लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दादाजी, वह लड़की कभी भी मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हो पाएगी। वह मुझसे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार से दूर रहेगी। भले ही वह इस वक्त यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद है, लेकिन मैं उसे आपको बिल्कुल देखने नहीं दूंगा। जैसे ही आकाश और सुमित ने सुना कि आस्था यहाँ हॉस्पिटल में है, दोनों अरमान से कहने लगे, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? भाभी यहाँ आई है और तूने भाभी को बाहर रोक कर रखा हुआ है। ये क्या किया तूने? भाभी क्या सोच रही होगी तेरे बारे में? तब अरमान दोनों की बातें सुनकर घूर कर उनकी ओर देखने लगा और कहने लगा, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोगों ने यह क्या भाभी भाभी लगा रखा है? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो सब, वह लड़की तुम्हारी कुछ नहीं लगती है, समझे तुम लोग? तभी आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए दोस्तों ऑब्सेस्ड हबी ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर। तभी ध्रुव अचानक से दादाजी की ओर देखने लगा और फिर अरमान के पास जाकर कहने लगा, अरमान भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? और आप उनके सामने इस तरह की बातें नहीं कर सकते। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दादाजी कितने ज्यादा बीमार हैं। दादाजी गुस्से से घूरकर अरमान की ओर देखने लगे, फिर कहने लगे, अगर तुम अभी और इसी वक्त हमारी बहू को हमारे पास लेकर नहीं आए तो हम तुमसे हमारी चिता को अग्नि देने का अधिकार भी छीन लेंगे। अरमान ने जैसे ही अपने दादा की इस तरह की बातें सुनी,
उसके पैर एकदम से बर्फ के जैसे जम चुके थे। वहीं अहान, जो कि पहले से ही अपने दादा की तबीयत को लेकर सदमे में था, अब इस तरह की बातें सुनकर उसके तो चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक से उसने दौड़कर दादाजी के पैरों को पकड़ लिया, बुरी तरह से रोने लगा। कुछ पल के लिए उन सभी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। सब इमोशनली हो गए थे। इस वक्त सभी की आंखों में आंसू थे, सिवाय अरमान के, जो केवल गुस्से और लाल सुर्ख आंखों से कभी दादा को घूर रहा था तो कभी अपने दोनों दोस्तों और अपने बेवकूफ कजिन भाई को। अरमान ने अपने हाथों की 2 उंगलियों से अपने माथे पर टैप करना शुरू कर दिया। वो सब अच्छी तरह से समझ चुके थे कि अरमान इस वक्त अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अरमान जब भी अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश किया करता था, वह इसी तरह से अपने माथे पर रब किया करता था। तभी ध्रुव ने अचानक अरमान का हाथ पकड़ लिया, उसे एक तरफ कोने में ले जाकर कहने लगा, अरमान भाई, इस वक्त आप दिमाग से काम लीजिए। इस वक्त दादाजी आस्था भाभी के साथ इमोशनली ज्यादा अटैच्ड हो चुके हैं, और अगर आप इस तरह से उन्हें आस्था भाभी से दूर रहने के लिए कहेंगे या फिर आस्था भाभी को उन्हें मिलने नहीं देंगे, तो इससे दादाजी के हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है और उनकी जान को खतरा हो सकता है। अगर आप वाकई दादाजी की जान बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आस्था भाभी को उनके आसपास रखना होगा। भले ही भाई आप दिल से आस्था भाभी को कबूल करें या ना करें, लेकिन दादाजी की हेल्थ के लिए, दादाजी को खुश रखने के लिए, उन्हें ठीक रखने के लिए आप कम से कम उनके सामने तो आस्था भाभी के साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव कर सकते हैं ना। अरमान ने जैसे ही ध्रुव की सारी बातें सुनी, वह एकदम से गुस्सा हो गया और कहने लगा, ये कैसी बातें कर रहा है तू? तुम मुझे एक्टिंग करने के लिए कह रहे हो? हाँ, वह भी उस लड़की के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तभी ध्रुव इरिटेटेड होते हुए अपने माथे पर हाथ मार लिया और दांत पीसते हुए कहने लगा, मैं आपको भाभी के लिए एक्टिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अरमान भाई, मैं आपको आपके अपने दादाजी के लिए एक्टिंग करने के लिए कह रहा हूँ। इस वक्त आपके लिए सिर्फ दादाजी की हेल्थ ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, और हम दादाजी की हेल्थ को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकते। और दादाजी की बीमारी की वजह से तो आपने शादी की थी, आप इस बात को कैसे भूल सकते हैं? मैं जानता हूँ कि शादी की सच्चाई जानकर आपको काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, और इनफैक्ट आपको काफी बड़ा सदमा भी लगा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी नफरत और गुस्से के चलते दादाजी को हमेशा हमेशा के लिए खोने का रिस्क लें। अब जैसे ही ध्रुव ने सीधे लहजे में ये सारी बातें कहीं, अरमान सोचने पर मजबूर हो गया और वह मन ही मन में सोचने लगा, अगर वह लड़की वाकई अब दादाजी की जान बचाने के लिए उसके काम आ सकती है, तो वह उस लड़की का यूज जरूर करेगा। उस लड़की से किस तरह से हैंडल करना है, अब मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगा। कुछ सोचते हुए अरमान जल्दी ही लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ एक बार फिर आस्था के पास जाने लगा। वहीं आस्था अरमान के इस तरह के बर्ताव करने के बाद काफी हद तक कांप रही थी, और वह सीधा दीवार से लगी खड़ी हुई थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। तभी अचानक से अरमान उसके पास आया और उसने उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। आस्था अपनी खूबसूरत काली आंखों से अरमान की ओर देखने लगी। इस वक्त आस्था का चेहरा एक मासूम से बच्चे की तरह बड़ा ही प्यार और क्यूट सा लग रहा था। एक पल को आस्था की आंखों में आंसू देखकर अरमान के दिल में कुछ हुआ, लेकिन उसने अगले ही पल खुद को शांत कर लिया और आस्था की ओर देखकर कहने लगा, वाकई तुम मेरी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट निकली। तुमने आते ही मेरे दादाजी पर अपना कब्जा जमा लिया। अब मेरे दादाजी मुझसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, वे तुम्हें देखना चाहते हैं। वाकई काफी स्मार्ट हो तुम। इतने बड़े खानदान में, इतने बड़े घर में आने के बाद सबसे पहले तुमने उस इंसान को अपना निशाना बना लिया जो आसानी से तुम्हारे बहकावे में आ सकता था। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, भले ही तुमने छल कपट से मुझसे शादी कर ली हो, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, और ना ही तुम कभी अरमान सिंघानिया की बीवी बन पाओगी। अरमान सिंघानिया की जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, समझी तुम? भले ही तुमने अपने मासूम से चेहरे का इस्तेमाल करते हुए मेरे दादाजी को फंसा लिया हो, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम्हारी आंखों के आंसू
सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने रहेंगे। अगर भूल कर एक भी आंसू मेरे दादाजी के सामने बाहर आया तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा डालूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन दादाजी के सामने तुम कभी भी इस बात का पता नहीं लगने दोगी कि अरमान सिंघानिया का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कल शादी हुई है ना, मेरी तुम्हारी, और आज के आज ही मैं तुम्हें डिवोर्स भी दे दूंगा। बहुत जल्दी मैं डिवोर्स के पेपर्स रेडी करवा लूंगा, और जैसे ही दादाजी ठीक होंगे मैं उन्हें इस डिवोर्स के बारे में भी बता दूंगा। अब जैसे ही आस्था ने ये सारी बातें सुनी, उसकी रूह अंदर तक कांप गई। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी, जिसे नवेली दुल्हन की शादी को हुए अभी केवल 24 घंटे ही गुजरे थे, और अभी से उसका पति उसके सामने डिवोर्स की बात कर रहा है, और साथ ही साथ उसे उसके परिवार के सामने, यानी कि अपने दादाजी और उसके दोस्तों, भाई के सामने खुश रहने की एक्टिंग करने के लिए कह रहा है। अब आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके पावरफुल ऑरा देखने के बाद, उसकी आंखों में देखने के बाद इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अरमान से एक बार सवाल भी कर सके कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी अभी तो मुझसे शादी हुई है। तुम भला मुझे ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अरमान से किसी तरह का कोई सवाल जवाब कर सके। वह तो बस केवल अपनी हिरनी जैसी आंखों से उसे घूर रही थी, और कहीं ना कहीं अरमान भी आस्था के इस तरह से घूरने पर थोड़ा सा इरिटेटेड भी हो रहा था, और अगले ही पल कहने लगा, अपना यह हुलिया ठीक करो। तुम्हें अभी और इस वक्त दादाजी से मिलने के लिए जाना है। आस्था ने बस किसी बच्चे की तरह अपना सर हिला दिया, और अपने आंसुओं को अच्छी तरह से पोंछकर वह भी अरमान के ठीक पीछे पीछे चलने लगी। जल्दी आस्था अरमान के ठीक पीछे पीछे चली गई, और अब जैसे ही वह उस रूम के अंदर गई, एक पल को उसके कदम फ्रीज हो गए थे, क्योंकि उसकी आंखों के ठीक सामने दादाजी ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटे हुए थे। दादाजी को देखकर एक पल को आस्था की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने तुरंत अपने आंखों में आंसुओं को साफ किया। कहीं ना कहीं आस्था की यह हरकत अरमान ने नोटिस की थी, लेकिन वह उस वक्त चुपचाप खड़ा रहा। दादाजी ने बड़े ही प्यार से आस्था को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठाकर उसका हाथ थाम लिया। आस्था दादाजी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हुई जा रही थी, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आंसुओं को अपने अंदर ही रोक रखा था। वहीं अरमान गुस्से से आस्था और दादाजी के हाथों को घूर रहा था, और सोच रहा था, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने दादाजी का हाथ पकड़ा था तो दादाजी ने मेरा हाथ तो झटक दिया था, लेकिन इसका हाथ देखो कैसे पकड़कर बैठे हुए हैं। कल की आई हुई लड़की ने न जाने कुछ घंटों के अंदर ऐसा क्या जादू कर दिया कि मेरे दादाजी मेरे नहीं रहे। वह मुझसे ही बगावत करने पर उतर आए। इसको तो मैं बाद में देख लूंगा। कहीं ना कहीं यह सब सोचते हुए अरमान आस्था की ओर ही घूर रहा था। वहीं आस्था अब काफी ज्यादा नर्वस हो चुकी थी, क्योंकि इस वक्त अरमान की नजरें सिर्फ और सिर्फ आस्था पर ही थीं। तो आस्था को काफी ज्यादा ऑनकवर्ड लग रहा था, और वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दादाजी से बातें कर रही थी। तभी आकाश आगे आया और आस्था से पूछने लगा, भाभी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आप तो बेहोश हो गई थी ना? अब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जैसे ही आकाश ने बड़े ही प्यार से आस्था से उसकी तबीयत के बारे में पूछा, अरमान गुस्से से घूर कर अब आकाश की ओर देखने लगा। सोचने लगा कि इन सब को हुआ क्या है। कैसे प्यार से बात कर रहे हैं, कितनी ज्यादा इनकी मीठी जुबान हो चुकी है, जैसे बिल्कुल शहद खाकर आए हुए हैं। हम जबकि मेरे सामने तो इन सब की सही से जुबान तक नहीं खुलती है। ध्रुव आकाश के पास आकर कहने लगा, क्या तुम्हें अभी भी मेरे इलाज पर शक है? अरे ध्रुव, द ग्रेट ने भाभी का इलाज किया है। भाभी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कहकर ध्रुव मुस्कुरा दिया। आस्था भी मुस्कुराने लगी। आकाश भैया, ध्रुव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वाकई में ध्रुव जी एक बेस्ट डॉक्टर हैं। तभी तो उन्होंने मुझे कितनी जल्दी ठीक कर दिया। और ध्रुव जी, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी जल्द से जल्द दादाजी को ठीक कर दीजिए, ताकि हम इन्हें जल्द से जल्द घर ले जाएं। तभी ध्रुव कहने लगा, अरे भाभी जी, आप अब क्यों परेशान हो रही हैं? ऑलरेडी दादाजी का इलाज चल रहा है, और उनकी तबीयत अब काफी हद तक ठीक है।
और डोंट वरी, 1 से 2 घंटे में उनकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। उसके बाद मैं दादाजी को खुद घर लेकर आऊंगा। तब तक आप अरमान भाई के साथ घर चली जाइए और जाकर आराम कीजिए, क्योंकि इस वक्त आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है और अस्पताल की रिपोर्ट्स आने में भी 2 से 3 घंटे का वक्त लगने वाला है। फॉर्मेलिटी वगैरह में देरी हो जाएगी। जैसे ही ध्रुव ने यह कहा, आस्था के होंठ फड़फड़ाने लगे। वह ध्रुव को कहना चाहती थी कि मैं इस मॉन्स्टर के साथ अकेले नहीं जाना चाहती हूँ। मैं भी यहीं अस्पताल में आप लोगों के साथ रुकना चाहती हूँ। वह मन ही मन खुद से बातें किए जा रही थी। अरमान, जो कि तिरछी नजरों से आस्था के रिएक्शन देख रहा था, तुरंत कहने लगा, ध्रुव ठीक कह रहा है। तुम चलो मेरे साथ घर चलो। और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? दादाजी 2-3 घंटे में घर आ जाएंगे। तब तक तुम चलो, तुम भी आराम कर लो। अगर तुम बीमार रहोगी तो दादाजी का ख्याल कौन रखेगा? अब जैसे ही अरमान ने इस तरह से बातें कही, अब तो उन चारों का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया। वहीं दादाजी मुस्कुराकर यह सब नोटिस करने लगे। वह यही तो चाहते थे कि अरमान अपनी बीवी से अच्छी तरह से पेश आए, उससे प्यार और मोहब्बत से बातें करे। तो कहीं ना कहीं उनके दिल को सुकून मिल चुका था। वहीं अहान तुरंत सुमित के पास गया और अपनी कोहनी मारकर कहने लगा, था क्या? तूने भी वही सुना जो मैंने सुना है? तभी सुमित आकाश को कोहनी मारकर कहने लगा, क्या तूने भी वही सुना जो मैंने सुना है? तभी आकाश ध्रुव को कोहनी मारने लगा और कहने लगा, था क्या? तुम्हारे कान भी ठीक काम कर रहे हैं? क्या तुमने भी वही सुना जो हमने सुना है? वह चारों बौखलाहट से एक दूसरे को कोहनी मार रहे थे। तभी ध्रुव ने अरमान को कोहनी मार दी और कहने लगा, था क्या? तुमने भी वही सुना जो हम लोगों ने सुना है। अब जैसे ही अरमान ने ध्रुव की बात सुनी, वह कंफ्यूजन से घूर कर उसे देखने लगा। ध्रुव की नजरें जैसे ही अरमान पर गईं, उसे तुरंत ही एहसास हो गया कि फ्लो में उसने अरमान को कोहनी मार दी। तभी वे चारों एकदम इधर उधर देखने लगे, मानो कि जैसे उन सबने कुछ किया ही नहीं हो। तभी अरमान एक नजर आस्था की ओर देखकर कहा, अब क्या तुम यहीं खड़ी रहोगी? चलो, चलना नहीं है। ऐसा कहकर अरमान जल्दी आस्था के ठीक सामने से उसे वार्ड से बाहर निकल गया था। आस्था बेचारा सा मुंह लेकर कभी दादाजी को देख रही थी, कभी उन चारों की ओर देख रही थी। वह अपनी आंखों से उन चारों से रिक्वेस्ट करने लगी थी कि मुझे उस मॉन्स्टर के साथ जाने से कोई तो रोक लो, मुझे उसके साथ कहीं नहीं जाना है। लेकिन वह चारों तो कुछ और ही सोच रहे थे। उन्होंने सोच लिया कि शायद भाभी की खूबसूरती ने अरमान को बदल दिया है और इसीलिए अरमान भाई अपनी खूबसूरत बीवी के साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वे सब इसी तरह की बातें सोच रहे थे और मन ही मन में खुश हो रहे थे। तभी आस्था के पास देव आया और कहने लगा, मैडम, सर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। ध्रुव और आकाश आगे आए और कहने लगे, हाँ हाँ भाभी, अब आप जाइए। हम आपको बस 3 घंटे बाद घर पर ही मिलेंगे। अगर आप दोनों को कुछ प्राइवेट बात करनी है तो आप हमें फोन या मैसेज कर देना। हम थोड़ा लेट भी आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ऐसा कहकर वे चारों ही आस्था को छेड़ने लगे थे। लेकिन उस वक्त आस्था का दिल बुरी तरह से कांप रहा था। वह अरमान के साथ अकेले रहने के ख्याल से ही डरने लगी थी। लेकिन फिलहाल वह खुद को ही हिम्मत देती हुई देव के साथ जाने लगी और मन ही मन में बोले जा रही थी, आस्था, चल, कुछ नहीं होगा। वैसे भी ये मॉन्स्टर तो तुझे तलाक देने का ही सोच रहा है, तो तू इस बारे में ज्यादा मत सोच। अगर ये ज्यादा तुझे कुछ कहेगा तो तू भी इसके बारे में दादाजी को बता देना। खुद से ही सवाल जवाब करते हुए आस्था देव के ठीक पीछे पीछे जाने लगी। लाइक, शेयर और रिव्यू प्लीज। आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड हबी, ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर। जैसे ही आस्था हॉस्पिटल के गेट से बाहर गई तो उसने देखा एक ब्लैक कलर की बड़ी सी मर्सिडीज उसके ठीक सामने खड़ी हुई थी। देव ने आगे बढ़कर पीछे वाली सीट का दरवाजा आस्था के लिए खोल दिया। आस्था ने एक नजर उस अस्पताल की ओर देखा और अगले ही पल वह हिम्मत जताते हुए गाड़ी में बैठ गई। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, उसकी नजर उसके ठीक बराबर में लैपटॉप पर काम करते हुए अरमान पर गई। अब आस्था काफी ज्यादा घबरा गई थी।
उसने तो सोचा था कि शायद अरमान उसके साथ जाना पसंद नहीं करेगा और दूसरी गाड़ी में जाएगा। आस्था को अकेले इस गाड़ी में जाना होगा। लेकिन अरमान को यूं अपने पास वाली सीट पर देखकर आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन अब तो वो बैठ चुकी थी और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे कृष्ण भगवान जी, बस इस बार संभाल लेना। इस बार बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचा लेना। मैं इस बार आपसे पक्का वाला वादा करती हूँ कि मैं इस बार आपको पूरे 101 नारियल चढ़ाऊंगी। बस आप इस मॉन्स्टर से बचा लेना। ये सोचते हुए आस्था मन ही मन में प्रार्थना करने लगी। उसके बाद उसने एक बार भी अरमान की ओर नहीं देखा। उसका ध्यान सिर्फ खिड़की के बाहर दौड़ते भागते उस शहर पर था। उस वक्त शहर की खूबसूरती में आस्था पूरी तरह से खो गई, क्योंकि जिस वक्त अरमान और आस्था अस्पताल से निकल रहे थे, ऑलरेडी शाम के 6:00 बज चुके थे। शाम की चमक धमक को, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की खूबसूरती को देखते हुए वो मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर बड़े बड़े डिंपल पड़ रहे थे और खुशी से उस नज़ारे को एंजॉय कर रही थी। ये देखकर अरमान को अब उससे चिढ़ सी होने लगी। आस्था का इस तरह से मुस्कुराना उसे कुछ खास पसंद नहीं आया और अचानक से उसने गुस्से में तेजी से अपना लैपटॉप बंद कर दिया। लेकिन आस्था का ध्यान अरमान की ओर बिल्कुल भी नहीं गया, क्योंकि इस वक्त वह बाहर की खूबसूरती में खोई हुई थी। अब अरमान का सब्र जवाब दे गया, क्योंकि वो आस्था को इस तरह से मुस्कुराते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता था। अचानक से उसने आस्था के बाजू को कसकर पकड़ लिया, उसे अपनी ओर खींच दिया। आस्था के बाजू में तेजी से दर्द हुआ और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वहीं आगे फ्रंट सीट पर बैठे हुए देव को जैसे ही आस्था की चीख सुनाई दी, उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। लेकिन जैसे ही उसने ये देखा कि इस वक्त उसकी मैडम यानी कि आस्था उसके मॉन्स्टर बॉस अरमान के सीने से लगी हुई है, तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने तुरंत अपना मुंह आगे कर ड्राइविंग पर ध्यान दिया। बार बार देव अपनी आंखें मसल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कि उसने कोई 8वां अजूबा देख लिया हो, क्योंकि इस तरह से अरमान सिंघानिया के आसपास किसी लड़की को देख पाना किसी 8वें अजूबे से कम नहीं था। जल्दी ही देव ने अरमान की परमिशन लिए बिना तुरंत गाड़ी के पार्टीशन ऑन कर दिए थे। आस्था, जो कि उस वक्त शहर की खूबसूरती में पूरी तरह से खोई हुई थी, अरमान के इस तरह का बर्ताव करने पर उसे काफी ज्यादा डर लगने लगा। इतना ही नहीं, उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। कहीं ना कहीं अरमान ने भी उसके कांपते शरीर को महसूस किया। तभी आस्था तुरंत एक झटके से अरमान से अलग होकर बैठ गई और उसकी ओर डर और कंफ्यूजन से देखने लगी। अरमान गुस्से भरी लाल आंखों के साथ उसे घूरते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें मेरे सामने मुस्कुराने का भी हक नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरे सामने मुस्कुराने की? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे दादाजी, मेरे दोस्त और भाई के सामने मुस्कुराने की एक्टिंग करनी है, मेरे सामने नहीं। समझी तुम? आगे से मैं तुम्हें खुश ना देखूं, क्योंकि मैं तुम्हारी इतनी सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। फिर से उसे घूरने लगा। वहीं अरमान की इस तरह की बातें सुनकर आस्था काफी हद तक हैरान परेशान हो चुकी थी। उसे तो समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार अरमान कहना क्या चाह रहा है। वो तो बस शहर की खूबसूरती देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी, और अगर थोड़ी बहुत वो खुश हो भी रही थी, तो क्या उसकी खुशी अरमान की आंखों में चुभ रही थी? कहीं ना कहीं ये बात आस्था के दिल में एक दर्द सा दे गई। और अभी थोड़ी देर पहले जो आस्था मुस्कुरा रही थी, अचानक से उसकी आंखों से एक दो आंसू निकलकर सीधा उसके गालों पर आ गए। अरमान ने जैसे ही आस्था की आंखों में आंसू देखे, तो उसने सुकून की सांस ली और एक बार फिर अपना लैपटॉप ऑन करके वह अपना काम करने लगा। वहीं आस्था केवल अपनी आंखें बंद किए हुए अपनी किस्मत को रोने लगी थी और आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने लगी। कार जल्दी ही सिंघानिया मेंशन पहुंच चुकी थी और देव ने बड़े ही पोलाइट तरीके से अरमान से कहा, सर, हम घर पहुंच गए हैं। अरमान उसे देखकर कहा, घर पहुंच गए? तो अब मुंह क्या देख रहा है? फटाफट दरवाजे खोलो। ऐसा कहकर उसने देव को ऑर्डर दिया और देव ने भी जल्दी ही अरमान के लिए कार का दरवाजा खोल दिया और अरमान बिना आस्था की ओर देखे फटाफट लंबे लंबे कदम लेते हुए सिंघानिया मेंशन के अंदर चला गया।
वहीं देव ने जैसे ही आस्था के लिए दरवाजा खोला, आस्था ने जल्दी से अपने आंसुओं को साफ करके उसकी ओर देखकर उसे शुक्रिया, थैंक यू बोला और कहने लगी, देव भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं बाकी सब कब तक अस्पताल से वापस आएंगे? अब जैसे ही देव ने आस्था के मुंह से अपने लिए इतने प्यार से देव भैया सुना, तो एक पल को देव कहीं खो गया और उसे आस्था से काफी ज्यादा अपनापन सा महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि आस्था के रूप में इस वक्त उसकी छोटी बहन उसके सामने खड़ी हुई है। देव ने जल्दी से बोला, जी मैडम, 3 घंटे तो उन्होंने आपसे बोला ही था ना, उस वक्त मैं भी वहां मौजूद था। और कितना टाइम लगेगा, बस अभी थोड़ी देर में आपको फोन पर पता करके बता देता हूँ। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहीं पर हूँ और अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकती हैं। देव कहीं ना कहीं समझ चुका था कि आस्था इस वक्त बाकी सबके लिए क्यों पूछ रही थी, क्योंकि उसे अरमान के साथ अकेले रहने में डर लग रहा था। देव मन ही मन में सोचने लगा कि आप तो फिर भी एक लड़की हैं, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े वीआईपी भी अरमान सिंघानिया के साथ अकेले रहने में या मीटिंग करने में कितना ज्यादा डरते हैं, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। वेल, आस्था ने थोड़ी सी हिम्मत करते हुए अपना पहला कदम रखा और सिंघानिया मेंशन की ओर बढ़ने लगी। और जैसे वो वहां गई, उसने देखा कि पूरा का पूरा हॉल खाली था और सभी नौकर इस वक्त शाम के खाने की तैयारी में लगे हुए थे। एक नौकर जल्दी से आस्था के पास आया और कहने लगा, मैडम जी, मैडम जी साहब आपको ऊपर कमरे में बुला रहे हैं। अब आस्था ने जैसे ही ये सुना, एक बार फिर से उसका शरीर कांपने लगा। उसने तो सोचा था कि घर आने के बाद सीधा अपने उस कमरे में चली जाएगी जो कमरा उसे दादाजी ने रहने के लिए दिया था। लेकिन अब जैसे ही नौकर ने ये कहा कि आपको ऊपर बॉस बुला रहे हैं, तब आस्था का गला सूखने लगा। जल्दी से उसने आगे बढ़कर डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठा लिया और एक साथ में पूरा का पूरा गिलास भरकर पानी पी लिया और खुद को अरमान के कमरे में जाने के लिए तैयार करने लगी थी, क्योंकि यह वही कमरा था जिस कमरे में आस्था पर गोली चली थी। भला उस कमरे को वो कैसे भूल सकती थी? तो इसीलिए उसे एक अनजाना सा डर सता रहा था और वो उस कमरे में नहीं जाना चाहती थी। लेकिन उसके पास वहां जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अरमान के बारे में जानकर और सुनकर वो इतना तो समझ चुकी थी कि अगर उसने सीधे तरीके से अरमान की बातें नहीं मानी, तो अरमान एक पल नहीं लगाएगा उसके पूरे परिवार को मिटाने में। वैसे भी परिवार के नाम पर उसका अगर कोई था तो मामा, मामी और उसकी नानी। लेकिन उसे अपने मामा मामी की कुछ खास चिंता नहीं हो रही थी, लेकिन उसे अपनी नानी की बहुत ज्यादा चिंता थी। अपनी जान से भी ज्यादा बढ़कर वो अपनी नानी को प्यार करती थी, तो अपनी वजह से अपनी नानी पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आने देना चाहती थी। इसीलिए आस्था ने गहरी लंबी सांस ली और जल्दी ही मन में एक बार फिर अपने कान्हा जी से प्रार्थना करती हुई अरमान सिंघानिया के कमरे की ओर बढ़ने लगी और साथ ही साथ मन मन में बोल रही थी, कृष्ण भगवान जी, आपने गाड़ी में तो मेरी बात नहीं मानी, गाड़ी में तो आपने उस मॉन्स्टर से नहीं बचाया, लेकिन इस बार आप मुझे बचा लीजिए। मैं वादा करती हूँ, इस बार मैं एक नारियल और बढ़ा देती हूँ। पक्का, मैं इस बार आपको 102 नारियल चढ़ाऊंगी। पर प्लीज, इस बार आप मुझे बचा लीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। सोचते हुए आस्था जल्दी ही अरमान सिंघानिया के कमरे के बाहर पहुंच चुकी थी और जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया, अचानक से वो दरवाजा अपने आप ही खुल चुका था। अब तो आस्था और ज्यादा हैरान हो गई थी। वो सोचने लगी, मैंने दरवाजा खोला भी नहीं और ये अपने आप ही खुल गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अब तो आस्था की जान हलक तक आ गई थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए दोस्तों ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी, ओनली ऑन पॉकेट एफएम